हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये नोट्स उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ट्राइबल सोसाइटी से ये रिलेटेड सेकंड क्लास है। इससे जुड़ी हुई एक कल क्लास हो चुकी है जिसमें 30 प्रश्न कराए गए थे। आज उसके बाद के प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से जनजातियों की कौन सी विशेषता नहीं है? खंडात्मक असमानता, एक दूसरे से स्वतंत्र, आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। निम्न में से जनजातियों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहां पर क्या होगा? कौन कौन सी जनजातियों की कल विशेषताएं बताई गई थी? एक तो इसकी जो सर्व प्रमुख विशेषता है, निश्चित भू क्षेत्र है। ठीक है, निश्चित क्षेत्र होता है इसका, जनजाति समाज का। दूसरी प्रमुख विशेषता इसकी है समान भाषा, समान संस्कृति। ठीक है, समान भाषा देखने को मिलती है, इनकी समान भाषा होती है। एक समान संस्कृति इनकी होती है, कल्चर होता है कॉमन। ठीक है, कुछ समान निषेधों का ये पालन करती हैं। ठीक है, समान निषेध होते हैं इनके। अंतर्विवाहीय समूह है ये, जनजाति समाज अंतर्विवाहीय समूह है, अंतर्विवाह पाया जाता है इसमें। और इसके अलावा अगर बात करें हम, विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, विशिष्ट नाम होता है जनजातियों का। और अगर बात की जाए इनके राजनीतिक संगठन की, जिसमें भूमिका होती है नातेदारी संगठनों की, बड़े बुजुर्गों की एक समिति बनाई जाती है। वही सभी बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, निर्णय होते हैं, ये करते हैं लोग। ठीक है, तो राजनीतिक संगठन हो जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए पारिवारिक व्यवस्था की, ठीक है, पारिवारिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें हमें दो तरह के देखने को मिलती है। एक तो है मातृवंशीय परिवार, जिसमें वंश या उत्तराधिकार का निर्धारण माता के आधार पर होता है। दूसरा जो परिवार है ये पितृवंशी देखने को मिलता है, जिसमें कि पिता के आधार पर ही वंश व उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी। और इसके अलावा युवा गृह भी पाया जाता है। ठीक है, युवा गृह भी हमें देखने को मिलता है जनजाति समाज में। और ये कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर असमानता नहीं है विशेषता इसकी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। ये युवा गृह दिए गए हैं। ठीक है, ये युवा गृह यहाँ पर दिए गए हैं। किस युवा गृह का संबंध किस जनजाति से है ये बताना है। युवा गृह क्या है? एक तरीके का शैक्षणिक संस्था है ये, जिसमें अनौपचारिक तरीके से शिक्षा दी जाती है। इसके सदस्य अविवाहित युवक व युवतियां होती हैं। यहां पर सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। गिटियोरा युवा गृह की बात की जाए, ठीक है, गिटियोरा युवा गृह की बात की जाए तो ये किस जनजाति में हमें देखने को मिलता है? गिटियोरा युवा गृह भोटिया जनजाति में। ठीक है, गिटियोरा युवा गृह कहाँ का है? भोटिया जनजाति का है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, गिटियोरा कहाँ का है युवा गृह? हो जनजाति का है। ठीक है, गिटियोरा हो जनजाति का है। हो के अलावा मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति में भी यह युवा गृह देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है गिटियोरा युवा गृह हो जनजाति का है। हो जनजाति के अलावा याद रखिएगा मुंडा जनजाति,
मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति, बिरहोर और हो जनजाति में गिटियोरा युवागृह देखने को मिलता है। रंगभंग की बात की जाए तो ये युवागृह हमें भोटिया जनजाति में देखने को मिलता है। घोटुल युवागृह की बात की जाए तो यह हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। घोटुल युवागृह गोंड जनजाति का है और चैंपो युवागृह नागा जनजाति का है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख युवागृह थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चांग युवागृह, ठीक है, चांग युवागृह किस जनजाति में हमें देखने को मिलता है? तो ये खासी जनजाति का युवागृह है, चांग युवागृह। ठीक है, और घुमकुरिया की बात की जाए, घुमकुरिया युवागृह, तो घुमकुरिया युवागृह किसका है? उराव जनजाति का है। ठीक है, उराव जनजाति का युवागृह क्या है? घुमकुरिया है। या घुमकुरिया के अलावा दिया जाता है जोंके रपा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है घुमकुरिया ना दिया जाए, जोंके रपा पूछ लिया जाए, तो उराव जनजाति का यह युवागृह है। ठीक है, और ट्रोबनेंट का युवागृह क्या है? बुकु माटुसा। बुकु माटुसा युवागृह किसका है? ट्रोबनेंट का है। ट्रोबनेंट द्वीपवासी पर जो जनजातियां हैं उनका युवागृह बुकु माटुसा है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति भारत की नहीं है? भील, भसाई, खासी और थारू जनजाति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत की जनजाति नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भसाई जनजाति होगा। ठीक है, भसाई जनजाति होगा जो कि भारत की जनजाति नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जनजातियों पर औद्योगिकीकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्न में से कौन सा है? जनजाति एकीकरण, शिक्षा में वृद्धि, सांप्रदायिक भेदभाव, औद्योगिक जीवन शैली। यहाँ पर सही होगा औद्योगिक जीवन शैली। औद्योगिक जीवन शैली ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जनजातीय समाजों से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नांकित गुण द्वारा उत्तर का चयन करना है। देखिए कौन सा सही है ये बताना है। जनजातीय समाज से संबंधित जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप है। ये निश्चित भूक्षेत्र में बसी होती है, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, उनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभ्य समाजों में पाई जाती है। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं। कारण क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। तो सही क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय है और उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है, ये सही है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में जौनसार बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति हमें देखने को मिलती है? बहुपति विवाह। ठीक है, बहुपति विवाह देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है? यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण की बात हो रही है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 330 हो जाएगा लोकसभा में, और विधानसभा में का अनुच्छेद इससे संबंधित है 332। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की जाती है? यहाँ पर सही विकल्प है अनुच्छेद 341 और 342। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं के निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? अस्पृश्यता, निरक्षरता, सामाजिक पृथकता, बी और सी विकल्प दोनों ही। सही विकल्प यहां पर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है निरक्षरता और सामाजिक पृथकता। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बहुपतित्व समुदाय का उदाहरण है? जनजाति यहाँ पर दी गई हैं।
चोलनेकान, जौनसारी, थारू और जयंतिया जनजाति यहाँ पर है। बहुपतित्व समुदाय, तो जौनसारी होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जनजाति समाज है गतिशीलता, जटिल, समजाति, विषम जाति, यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? बताइए। और यहाँ पर जौनसारी की बात की जाए तो यहाँ पर जौनसार के जो खस जनजाति है, अभी आपने प्रश्न में भी देखा था, खस जनजाति, ठीक है। इसके अलावा टोडा कोटा में भी ये देखने को मिलता है, टोडा और कोटा जनजाति में भी हमें देखने को मिलता है बहुपति विवाह। जनजाति समाज कैसा समाज है? समजाति, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? सामाजिक दूरी, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया? आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बापा लिखा है यहाँ पर, ठक्कर बापा के बारे में बात हो रही है, ठक्कर बापा के बारे में बात हो रही है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्हें किसके कार्य के लिए जाना जाता है? सही होगा आदिवासी, आदिवासी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम है अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है, इनका पूरा नाम है। और यहाँ पर आदिवासी के कार्य के लिए जाने जाते हैं। और ये याद रखिएगा, गांधी जी ने जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी उसके ये महासचिव भी रह चुके हैं, महासचिव थे हरिजन सेवक संघ के, ठीक है। अच्छा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में। किसने की थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। और 1922 में, ठीक है, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, किसने की थी? ठक्कर बाबा ने की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1922 में की थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, घुरिये, डी.एन. मजूमदार, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने किया था? सही यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, वेरियर एल्विन का नाम आता है, वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन का नाम आता है। तो वेरियर एल्विन ने आदिवासियों के विकास के लिए एक नई लिपि की बात की थी, ठीक है, आदिवासियों से संबंधित या आदिवासियों के विकास के लिए एक नई लिपि की बात की थी। कोई नाम इन्होंने नहीं बताया था, एक नई लिपि की बात की थी। लेकिन जब देवनागरी लिपि की बात आती है तो ये इसका जो परामर्श है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और मजूमदार का हो जनजाति पर अध्ययन रहा है, ठीक है, हो जनजाति पर अध्ययन किसने किया है? मजूमदार ने किया है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब, 1932 में ये पुस्तक आती है। ऑप्शंस में मॉर्गेट मीड है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, रॉल्फ लिंटन है, हर्शकोविट्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? मॉर्गेट मीड का समाओ द्वीप पर अध्ययन रहा है। समाओ द्वीप पर अध्ययन किसने किया है? मॉर्गेट मीड ने किया है। चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब,
ये किसकी पुस्तक है? हर्शकोविट्ज की है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में रहती है? ओंगे, चकमा, आपातानी, बंजारा। अंडमान द्वीप में सिर्फ रहती है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी जनजाति है? यहां पर होगा ओंगे जनजाति, ठीक है, ओंगे होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द फिलोसफी फॉर नेफा किसकी पुस्तक है? डेरेनड्रॉफ, जवाहरलाल नेहरू, वेरियर एल्विन हट्टन। अ फिलोसफी फॉर नेफा पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक वेरियर एल्विन की है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। वेरियर एल्विन यहाँ पर राइट आंसर है। और इन्होंने, वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति है, इस पर अध्ययन किया था। 6 वर्ष तक ये यहाँ पर रहे थे, ठीक है, 6 वर्ष तक वे यहीं पर बैगा जनजाति, एमपी की जो जनजाति है वहां पर उन्होंने ये रहे, और बैगा नाम से ही इन्होंने इनका मोनोग्राफ प्रकाशित होता है 1939 में, ठीक है, 1939 में बैगा मोनोग्राफ एक इनका प्रकाशित होता है। पूछा जा सकता है बैगा मोनोग्राफ किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है? तो वेरियर एल्विन से संबंधित है, 1939 में, जो कि प्रकाशित होता है। प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? टोडा, कादर, अंडमान द्वीप समूह की निवासी, न्यूयर जनजाति यहाँ पर विकल्प है। किस जनजाति के उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित होता है? कौन सी जनजाति है ये? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, जिस पर अध्ययन रिवर्स ने किया था, इंपॉर्टेंट है, अध्ययन पूछा जाता है किसने किया है, ठीक है, तो रिवर्स का अध्ययन रहा है यहाँ। ये जो जनजाति है, इसमें जो विवाह का स्वरूप है, ये बहुपति विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है। और इस जनजाति में, टोडा जनजाति में, कन्या वध या कन्या हत्या की जो प्रथा है ये पाई जाती है, और ये एक पशुपालक समुदाय है या पशुपालक जनजाति है, ठीक है, पशुपालन पालक ये जनजाति है टोडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सबसे पहले पूछा जा रहा है आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किसने किया? ऑप्शंस में महात्मा गांधी हैं, ठक्कर बाबा है, ज्योतिबा फुले है, और अंबेडकर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा, जाति के लिए नहीं पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और अंबेडकर ने अनुसूचित जनजाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? भग्न पुरुष, ठीक है, भग्न पुरुष शब्द का प्रयोग किया था अनुसूचित जाति के लिए, इस तरीके से पूछा जाता है। और आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है ये ढक्कर बाबा के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा अंग्रेज अनुसूचित जाति के लिए जो शब्द का प्रयोग है ये क्या करते हैं? दलित वर्ग, क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति को दलित वर्ग के नाम से अंग्रेज पुकारते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन की बात की जाए, वेरियर एल्विन ने अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को क्या कहा था? वनवासी, क्या कहा था? वनवासी कहा था अनुसूचित जनजाति को, ये याद रखेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? नियोजन कार्यालय में उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाएंगी, खेती योग्य भूमि उनके लिए सुरक्षित रखी जाएंगी, लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा इनमें से कौन प्रदान करता है? सही विकल्प यहाँ पर लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सही कथन है? ऑप्शन है, सामाजिक रूप से वे उपेक्षित रहे हैं, सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, सामाजिक रूप से उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। सही कथन पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित।
तो यहाँ पर सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करता है? ऑप्शंस में है, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, सभी को देश के किसी भाग में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, सभी को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाएगा, किसी के साथ शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, किसी के साथ शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके अधिकार का प्रावधान करता है? प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं व पदों से संबंधित उनके अधिकार से संबंधित किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 335 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया? एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस है, जनजाति सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जातीय सातत्य प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर सही होगा सुरजीत सिन्हा। ठीक है, सुरजीत सिन्हा है यहाँ पर। और अगर सुरजीत सिन्हा की कुछ अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो देखिए, एक तो इनका क्या है, जनजातीय जाति सातत्य, जो अभी आप देख रहे हैं सातत्य कहा जाए या इसे हम कह ले निरंतरता। ठीक है, एक ये है इनका। और इसके अलावा जनजातीय कृषक निरंतरता है, ये एक अवधारणा हो जाएगी। और जनजाति राजपूत करके, ठीक है, जनजातीय राजपूत निरंतरता या सातत्यता, इस तरीके से आता है। तो ये किसके कॉन्सेप्ट्स हैं? सुरजीत सिन्हा के हैं, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न समाजों में से किसने अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है? एक औद्योगिक समाज में, एक नगरीय समाज में, एक जनजातीय समाज में, या फिर एक उत्तर औद्योगिक समाज में? निम्न समाजों में से किस में अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है? तो यहाँ पर एक जनजातीय समाज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शंस है यहाँ पर एल्विन, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. दुबे, जे छट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था पंचशील? तो यहाँ पर बात की जाए, पंचशील जो उपागम है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जनजाति से संबंधित, जनजातियों के विकास से संबंधित है। पंचशील उपागम को 5 सूत्री कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 5 सूत्री कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अच्छा, जनजातियों के विकास व उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नीतियां लाई गई थी। पहली नीति की बात की जाए जो कि अलग थलग की नीति है। ठीक है, पहली नीति है जो कि अलग थलग की नीति है, ये किसके द्वारा लाई गई थी? वेरियर एल्विन के द्वारा लाई गई थी। वेरियर एल्विन के द्वारा यह नीति लाई गई थी। वेरियर एल्विन के द्वारा यह नीति लाई गई थी, अलग थलग की नीति। ये पहली नीति है। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए, अलग थलग की नीति ना दी जाए, पूछा जाए जनजातियों के विकास व उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पहली नीति किसके द्वारा लाई गई? ठीक है, तो वेरियर एल्विन के द्वारा नाम दिया गया था अलग थलग की नीति। दूसरी नीति किसके द्वारा लाई गई थी? आत्मसात की जो नीति है, ये किसके द्वारा लाई गई थी? घुरिये के द्वारा। ये घुरिये के द्वारा बात की गई थी। और अगर हम बात करें तीसरी नीति की, जो कि एकीकरण की नीति है। ठीक है, तीसरी नीति एकीकरण की नीति है, ये किसके द्वारा लाई गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नीति लाई गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो नीति है जवाहरलाल नेहरू, एक सेकेंड, एकीकरण की, अलग थलग की नीति वेरियर एल्विन के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और आत्मसात की नीति घुरिये के द्वारा लाई गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है, किबुत्स जनजाति समुदाय पाया जाता है मेघालय, केरल, गोवा या फिर मध्य प्रदेश में? यहाँ पर सही विकल्प होगा, सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा?
गोवा होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण, खंड्यता या खंडात्मक व्यवस्था। जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विभेदीकरण। ठीक है, सामाजिक विभेदीकरण ये नहीं होगा। अगर हम बात करें कुछ विशेषताओं की, तो जैसे कि समान संस्कृति होती है, आपको बताई गई थी। एक उनकी समान भाषा होती है, समान संस्कृति होती है। विशिष्ट क्या होता है? उनका नाम होता है। ठीक है, निश्चित भूभाग पे ये निवास करती हैं जनजातियां। और युवा गृह इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, राजनीतिक संगठन होता है इनका। राजनीतिक संगठन में बड़े बुजुर्गों की समिति हमें देखने को मिलती है। नातेदारी संगठन का अहम इसमें रोल होता है, महत्वपूर्ण इसमें उनका योगदान होता है नातेदारी व्यवस्था का। और जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं स्वरूप। एक तो मातृवंशीय, माता के आधार पर वंश का निर्धारण होता है, उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। और दूसरे की अगर हम बात करें जो पितृवंशीय, जिसमें पिता के आधार पर होता है निर्धारण, वंश का उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, और विवाह के स्वरूप भी होते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह किसी जनजाति में देखने को मिलता है, किसी में क्या कह सकते हैं, बहुपत्नी विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है। विनिमय विवाह है, हट विवाह है, हरण विवाह है। ठीक है, सहपलायन विवाह है। ये सभी स्वरूप हैं ट्राइबल्स के, जनजातियों के, जो हमें वहां पर उन समाजों में, जनजाति समाजों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भ्रातक बहुपति विवाह में क्या होता है? दो तरह का बहुपति विवाह दो तरह का होता है, भ्रातक और अभ्रातक होता है। भ्रातक में क्या होता है कि एक ही स्त्री के कई सारे पति होते हैं, और ये पति क्या होते हैं? आपस में भाई होते हैं। ठीक है, खस, टोडा, कोटा, नायर जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अभ्रातक बहुपति विवाह में तो स्त्री के जो सारे पति हैं, जरूरी नहीं है कि आपस में सारे क्या हों? भाई हों। और ये जो विवाह है ये टोडा, कोटा, नायर जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और उंगी जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शंस में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड यहाँ पर दिए गए हैं। जारवा, शोम्पेन, उंगी जनजातियां इनमें से किस राज्य में हमें देखने को मिलती हैं? कहाँ ये जनजातियां निवास करती हैं, पाई जाती हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।